नमस्कार। इस वीडियो में आइए देखते हैं कि कैसे हम कोण को प्रभावपूर्ण ढंग से और निपुणता से समझ सकते हैं। तो एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए अगर बच्चों ने समय की संकल्पना अच्छे से पढ़ी हो तो हमें ये थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों को कोण के बारे में सिखाने में। देखते हैं ये कैसे करना है। कोण एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए कुछ शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार अगर बच्चे 5वीं कक्षा में जाने से पहले कोण की संकल्पना से परिचित हो जाएं, तो ये एक ठोस नींव रहेगी रेखागणित के अध्ययन के लिए। कोणों को सीखने के लिए समय के अलावा छात्रों को कौन-कौन सी संकल्पनाओं को जानना चाहिए? मूल रूप से उन्हें समझना जरूरी है वृत्त को। उन्हें स्पष्ट रूप से वृत्त की संकल्पना पता होनी चाहिए। यदि वे वृत्त की संकल्पना से परिचित हैं, तो वे कोनों की संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा छात्रों को 2 आयामों और 3 आयामों वाली वस्तुओं का पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। तो फिर हम इस कोण को क्यों माप रहे हैं? इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वृत्त 2 या 3 आयामों वाली वस्तुओं के पूर्व ज्ञान होने से छात्रों को कोनों की संकल्पना को समझना आसान हो जाता है और फिर वो कोनों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार वो कोनों को अच्छे से समझ जाएं, तो ये रेखागणित के लिए एक ठोस आधार बन सकता है। वो फिर वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि कोनों को कैसे मापा जाए। किट में क्या उपकरण उपलब्ध हैं? हमारे पास एक घड़ी है, एक घड़ी, और उसके पीछे कोण को मापने के लिए एक कोण मापक है। घड़ी के इस तरफ हम इस चीज का उपयोग कर सकते हैं कोण को मापने के लिए। देखिए, अगर हम घड़ी देखें तो इस तरह से हम समय देखेंगे। इनके हाथ इस प्रकार हैं। ये इस तरह से घूमता है, बाएं से दाहिनी ओर। लेकिन हालांकि हम कोण को बाएं से दाएं मापते हैं, हम इसे वामावर्त कहते हैं। हमें घड़ी के चलने की दिशा से विपरीत दिशा में कोण को मापना होगा। अगर छात्रों को पता हो कि घड़ी के कांटे किस दिशा में घूमते हैं, घड़ी इस तरह से चलती है और कोण को दूसरी दिशा से मापना चाहिए। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब सबसे पहले हमें कोण सीखना ही क्यों चाहिए? कोण क्या है? कोण है, इसकी एक परिभाषा है, जब दो रेखाएं मिलती हैं वहां एक कोण बन जाता है, एक कोण बनता है। जब दो रेखाएं मिलती हैं तो उस विशेष बिंदु पर एक कोण बनता है। इसे एक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये दो रेखाएं हो सकती हैं या दो किरणें भी हो सकती हैं, या ये वह रास्ता भी हो सकता है जिस पर हम चल रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, और बीच में एक कोण बन जाता है। तो हम कोनों के बारे में कैसे सीखेंगे और उनका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। पहले कोनों के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। कोण, जैसा हमने पहले देखा, कोण को घड़ी की विरोधी दिशा में मापा जाता है। हमें एक रेखा को आधार के रूप में रखना चाहिए। जब कोई अन्य रेखा इस रेखा से एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर एक
कोन बन जाता है। एक कोन। ये हाथ एक ही जगह पर रहता है हमेशा, और दूसरी लाइन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। ये एक वृत्ताकार तरीके से घूमती है। तो ये हाथ जब इस बिंदु तक पहुंचता है तो मैं इस कोण को कैसे मापूंगा? ये 50 डिग्री है। यदि ये रेखा यहाँ चलती है तो ये 90 डिग्री है। जब हमें ये कोण मापना होता है, इस इकाई को कहते हैं डिग्री। जो नंबर यहाँ लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं। इस वृत्त को 360 समान भागों में विभाजित किया गया है। तो कोण को मापने के लिए ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच का कोण कौन सा है? हम कह सकते हैं कि ये 50 डिग्री है। जब यहाँ पहुँचता है तो 90 डिग्री, थोड़ी और दूर चले जाए तो 130 डिग्री, और अगर यहाँ आ जाए तो 180 डिग्री। इस रेखा को ध्यान से देखें, ये इसी जगह रहती है। इसकी शुरुआत शून्य से होती है। ये अब 230 डिग्री है, अब 300 डिग्री, और जब ये पहली रेखा के करीब आती है तो ये 359 डिग्री है, और जब ये पहली रेखा के संरेखित होती है तो ये 0 डिग्री होता है। अब यदि हम इस कोण को मापते हैं तो ये 0 डिग्री है। यदि ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो ये 360 डिग्री है। लेकिन जब ये चलती है और रुक जाती है, और जब हमें कोण मापना होता है तो हमें इसे वामावर्त दिशा में मापना होगा। तो इस कोण का क्या माप होगा? हमें 0 से यहाँ आना है, 0 से 130 तक। तो कोण है 130 डिग्री। अब ये 180 डिग्री पर है। अब ये यहाँ है। हमें इसे इस दिशा में नहीं मापना है, बल्कि इसे हमें वामावर्त दिशा में मापना होगा। ये है 290 डिग्री। इसी तरह अब ये है 0 डिग्री पर। तो इस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोणों को कैसे मापा जाए। अब यही चीज एक किताब में दिखा सकते हैं। ये एक प्रोट्रैक्टर है। ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में उपलब्ध है, और ये कोनों को दिखाने के काम लाया जा सकता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास एक स्थिर रेखा थी और एक चलती हुई रेखा। हम एक स्थिर रेखा यहाँ बना सकते हैं। हम एक रेखा खींचते हैं और एक दूसरी रेखा यहाँ। और अब ये पहली रेखा दूसरी रेखा से इस बिंदु पर मिलती है, और इस कोण को हमें मापना होगा। हमारे कोण मापक पर एक छोटा सा बिंदु है। दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं, इसे उस बिंदु पर रखेंगे, और ये आधार रेखा है, और ये चलती हुई रेखा है, और ये कोण बन गया 50 डिग्री। यहाँ पर है 50। ये कोण है, इसे ऐसे दर्शाते हैं, और यहाँ लिखते हैं 50 डिग्री। डिग्री को एक छोटे से शून्य के रूप में दर्शाते हैं। और ये कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर जो इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसे कहते हैं कोण। ये है 50 डिग्री। हमने इसे कैसे मापा? हमने कोण मापक को इस बिंदु पर रखा, और आधार रेखा यहाँ है,
और दूसरी रेखा यहाँ है, और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिली हैं और दोनों के बीच का फासला 50 डिग्री है। तो इस तरह से ये एक कौशल आधारित संकल्पना है। मतलब हम कोण मापक को इस बिंदु पर कैसे रखते हैं? शून्य कहाँ है? कहाँ से शुरू करें? इसे कैसे मापें? ये इस तरफ से है या उस तरफ से? हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए? ये सब छात्रों को एक विस्तृत तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अब ये कोण, हम इसे मापने के लिए एक संख्या का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास है 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री इत्यादि। कुछ कोणों के नाम भी होते हैं। उनके नाम हैं 0 से 79 डिग्री। मतलब अगर वो 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण है। इसे न्यून कोण कहा जाता है। ये 10 हो सकता है, 20, 30, 40, 60, 79 डिग्री तक इसे न्यून कोण कहा जाता है। जब ये 90 डिग्री पहुंच जाता है तो इसका अलग नाम है। इसे समकोण कहते हैं। रेखा गणित में हम कहते हैं ये रेखा और ये रेखा लंबवत या परपेंडिकुलर हैं। ये रेखा और ये रेखा ये समकोण पर है, इसीलिए इसे समकोण कहा जाता है। ये समकोण है। इसी तरह जब ये 90 डिग्री के पार चला जाता है, शायद 130 डिग्री, तो कितना है ये? 120, 110, 100, शायद 150, 170। इन सभी कोणों को अधिक कोण कहा जाता है। और जब ये 180 डिग्री पर आता है, यहाँ से यहाँ, तो इसे सीधा कोण कहा जाता है। ये सीधी रेखा देखिए, ये एकदम सीधी रेखा लगती है, इसीलिए इसे सीधा कोण कहा जाता है। यहाँ तक यानी चौथी और पांचवी के छात्रों को हमें इन कोणों के बारे में पढ़ाना होगा। यदि इस बिंदु के आगे चले जाते हैं तो इसे पलट कोण कहा जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए है। जब वे प्राथमिक स्तर के आगे चले जाएंगे तब उनको ये पढ़ाया जाएगा। अब इन कोणों का वास्तविक जीवन में इसे कहाँ उपयोग करेंगे? कैसे उपयोग करेंगे? सबसे पहले ये कोण हम कहाँ देखते हैं? ये कोण हम कहाँ देखते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं? इनमें थोड़ा अंतर है इन दोनों में, ठीक है? मतलब कोण को सिर्फ देखना काफी नहीं है, इसका उपयोग कहाँ करना है ये भी पता होना चाहिए। अब ये कोण कहाँ दिखता है? जब वे एक इमारत बनाते हैं तो छत इस तरह दिखती है और वहां एक कोण होता है। ये एक उदाहरण है। और वो दीवार और फर्श, फर्श और दीवार, वहां क्या होता है? वहां एक समकोण बन जाता है। हम हमेशा वहां एक समकोण देखते हैं। तो इस तरह हम कोणों को अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? कोनों का इस्तेमाल तो हम गेम्स खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना? हम गेंद के साथ खेलते हैं। जब हम गेंद को दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है? गेंद दीवार को लगती है और वापस आ जाती है। तो वे किस कोण पे वापस आएगी? कैरम का गेम आपको पता होगा, आपने खेला होगा। अगर कॉइन यहाँ है तो इसे किस कोण में मारना चाहिए? यहाँ डालने के लिए मैं वो कॉइन कैसे ले सकता हूँ? सही है? हम बिना जाने ही कोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए स्क्वायर कट कैसे मारते हैं? जब गेंद इस तरफ से आती है तो उस तरफ भेजने के लिए कैसे मारनी है? या फिर फुटबॉल, जब किसी को पास मिलता है, अगर मुझे गोल करना है तो गेंद को किस कोण पे मारना है गोल करने के लिए? ये सब देखा जाता है हमारी दैनिक गतिविधियों में। लेकिन अगर आप सड़क बनाने का या इमारत बनाने का काम देखते हैं, जहां भी हम देखते हैं, हर जगह
कोनों का इस्तेमाल दिखाई देता है, क्योंकि कोनों की जानकारी के बिना हमें स्थान संबंधी समझ या ऊंचाई नहीं मिलती। हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते। सोचिए कि आप एक नाटक देख रहे हैं। जब आप इसे इस तरह देखते हैं, एक समकोण पर आप सभी अभिनेताओं को देख सकते हैं। अभिनेताएं, अभिनेत्री, संगीतकार, इन सभी व्यक्तियों को देख पाएंगे। लेकिन अगर आप मंच के बहुत पास जाएंगे और अगर आप सबसे दाएं या बाएं कोने में बैठते हैं, तो ये एक सीधा कोण होगा। आप कुछ ही लोगों को देख पाते हैं, सब लोगों को नहीं। तो ये ऊंचाई और कोण, इनमें एक बहुत करीबी रिश्ता है। इसके अलावा हम कई अन्य स्थानों पर कोनों का उपयोग करते हैं। आपने ये देखा होगा, अगर आप एक कान विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो अपनी चिकित्सा के लिए वो कौन से कोनों से अपने चिकित्सा उपकरण कानों में डालते हैं, ये हम देख सकते हैं। ये सब कोनों के आधार पर किया जाता है। कोनों के विषय में छात्र कुछ धारणाओं को गलत तरीके से समझ सकते हैं या उन्हें गलतफहमियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ को देखते हैं। सबसे पहले, जब आपको एक कोण मापना होता है, तब उन्हें वामावर्त दिशा से मापना होगा, लेकिन वो शायद इस तरफ से माप लें। इसको इस तरफ से मापना है, लेकिन हो सकता है वो उस तरफ से माप लें। इसी तरह जब वे बुक लेते हैं और एंगल नोट करते हैं, शायद वो एक गलती कर लें। अब ये कोण, अब ये आधार रेखा जो स्थिर है, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा आड़ी ही हो। ये हमेशा आड़ी नहीं होगी, बल्कि ये लटक रही है। तो हम देखते हैं कि इस कोण को कैसे मापना है। ये दो रेखाएं हैं और इस बिंदु पर ये मिलती हैं और हमें ये कोण मापना है, बराबर? तो इस कोण को कैसे माप सकेंगे? हालांकि ये रेखा आड़ी नहीं है, मुझे जब ये कोण मापनी होगी, मुझे इस कोण मापक को इस तरह रखना होगा। ये आधार रेखा है, ये चलती रेखा है, ये बिंदु है जहां ये मिलती हैं और ये कोण है। तो इस कोण को मापना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये कोण मापक को कैसे रखता हूं। ये 50 डिग्री है और यहां हमारे पास ये बिंदु है और ये बिंदु दोनों रेखा जहां मिलती हैं वहां होना चाहिए। ये यहां 0 से शुरू होता है। तो हम देखते हैं ये है 70। ये पूरा 70 डिग्री है। हम 70 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह हम कोनों को मापते हैं और इस तरह इस कोण मापक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूं, जैसे ए बी सी। ए बी एक रेखा है, बी और सी एक और रेखा है। इनके बीच जो कोण बना है वो बिंदु बी पर है। कोण भी इस तरह से दर्शाते हैं, लेकिन ये चौथी और पांचवी के कक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उच्च कक्षाओं में ये जरूरी हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या है? हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी और एक कोण का निशान। कोण ए बी सी, ये हम इस तरह से लिखते हैं। बी वो बिंदु है जहां कोण बनता है, ए बी और बी सी के बीच में। तो इस तरह से हम कोण को मापते हैं और विद्यार्थियों को इसी तरह सिखाते हैं। हमने टीएलएम का उपयोग करके इसे देखा है। हमने ये देखा है, यदि छात्र कोणों की अवधारणाओं को अच्छी तरह समझेंगे, तो उनकी रेखा गणित में रुचि बढ़ेगी। हमें आशा है कि ये आपको अच्छा लगा और आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।